हेलो एवरीवन। तो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार जल्दी मैं रिवीजन करा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अगर हम क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। और कल हम लोगों ने इन्हीं के ऊपर चर्चा की थी, तो हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों क्लोज्ड सरफेस के लिए, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इन क्या है बच्चों, वो वाला चार्ज जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, क्लोज्ड सरफेस के जो चार्ज अंदर है। चलिए, ये सब चीजें कल हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से गॉस लॉ का प्रूफ देखा था। गॉस लॉ क्या थी बेसिकली, तो गॉस लॉ का फॉर्मूला, बेसिकली प्रूफ नहीं बोलूंगा, गॉस लॉ का फॉर्मूला बेसिकली। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज q in by epsilon naught। q in by epsilon naught। बच्चे देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो कि उस थ्योरम के बेसिस पर फ्लक्स पूछा जाता है निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करें कि अगर हमसे कल पूछा जाए कि एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, दिस इज स्फीयर, दिस इज स्फीयर, तो हमसे बोला गया इसके चार्ज, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। फिर वही क्लोज्ड स्फीयर अब सेंटर पे नहीं रखा हुआ, मान लो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, इस सरफेस के अंदर कहीं पे भी रख दूं, कहीं पर भी, फ्लक्स तो हमेशा ही क्या आएगा बच्चों, फ्लक्स तो हमेशा q by epsilon naught ही होगा, इस केस में भी और इस केस में भी। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। और आगे चलते हुए हम इस क्लोज्ड सरफेस को नाम देंगे बच्चों गॉसियन सरफेस। दिस इज आल्सो नोन एज योर गॉसियन सरफेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वही केवल और केवल कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अब जो ये E होता था हम लोगों के पास, ये हमने क्या बोला था बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, all the charges whether in the Gaussian surface or outside the Gaussian surface, सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा गया था हम लोग। चलिए, अब क्या करें सर, अब सिंपल सी बात है, हम दो चार न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे हम लोगों का IQ लेवल मैच हो जाए। देखो बच्चों, हमने बोला कि मान लो ये मेरे पास एक क्लोज्ड होलो स्फीयर है, क्लोज्ड होलो हेमिस्फीयर, क्लोज्ड है बच्चे, ठीक है, ये भी क्लोज्ड होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास होलो हेमिस्फीयर है, ओपन, दिस इज ओपन होलो हेमिस्फीयर, दिस इज क्लोज्ड, ठीक है बच्चों, ये ओपन है। हमसे बोला गया एक चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, एक चार्ज इसके बाहर रखा हुआ है, और एक चार्ज यहाँ पे रखा गया। बोला गया फाइंड द फ्लक्स, फ्लक्स कैलकुलेट करो। अब देखिए, अगर हम बात करें बच्चों पहले वाले सरफेस की जो कि क्लोज्ड है, भले ही वो होलो हेमिस्फीयर है, भले ही वो आधा है, बट क्लोज होना चाहिए, तो हमने बोला फ्लक्स कितना होगा बच्चों, फ्लक्स तो अभी भी q by epsilon naught ही होगा सर। फ्लक्स कितना होगा बच्चों, q by epsilon naught। ये इसके बाहर रखा हुआ है चार्ज, तो बाहर के कारण बताओ बच्चों, बाहर के कारण फ्लक्स कितना होगा बच्चों, जीरो। फ्लक्स कितना होगा बच्चों, जीरो। अब बात है कि सर ये ओपन सरफेस में रखा हुआ है, ओपन सरफेस में रखा हुआ है, तो क्या करें, तो सिंपल सी बात देखो बच्चों, इस ओपन सरफेस को ना बाय यूजिंग सिमेट्री, आप लोग क्या करो, सिमेट्री का यूज करते हुए आप इसको कंप्लीट क्लोज सरफेस बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो इसको क्लोज्ड सरफेस बना लो बच्चों। अब ये पूरा क्लोज सरफेस बन गया, सिमेट्री का यूज करते हुए एक हेमिस्फीयर बन गया, एक स्फीयर बन गया, तो इसके कारण कितना है बच्चों, q by epsilon naught। तो आधे के कारण कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 q by epsilon naught।
देखो ध्यान रखना बच्चों, अगर कहीं पर ओपन सरफेस आ जाए और आप लोग उसको एक क्लोज सरफेस बना सकते हो तो बना लेना चाहिए सिमेट्री का यूज करके। जैसे सरफेस है ना वैसी ही सिमेट्री यूज करो। अब इसमें तो हमने आधा यूज किया, कहीं में हमें 2 यूज करने पड़ेंगे, 4 यूज करने पड़ेंगे, 8 यूज करने पड़ेंगे, 16 यूज करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हम चार्ज को कहाँ रखते हो, किस शेप की बॉडी पे रखते हैं। तो अगर हमें पूरा चार्ज पता लगे, देखिए पूरी क्लोज बॉडी के कारण कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आधी के कारण कितना आएगा, 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताइए ये समझ में आया कि बच्चों? बात करते हैं एग्जांपल 1। मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, ठीक है बच्चों, और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखना है। अब इसको ऐसे समझो कि ये आपके पास स्क्वायर प्लेट है और यहाँ आपके पास एक चार्ज रख दिया। अब जो चार्ज है बच्चों, चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमें बनानी आनी चाहिए, दैट इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है, बाहर भी निकलेंगी और पीछे की तरफ भी जाएंगी। अब सिमिलरली बच्चों, ये जो कि आपके पास स्क्वायर प्लेट है, आराम से सुनना, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट। चलिए, अब जो ये स्क्वायर प्लेट है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर या तो ये होगा सर, यानी आप लोगों की तरफ, या ये होगा बोर्ड की तरफ, ये वाला, ऐसे एरिया वेक्टर होगा। अब हमें बोला गया था कि अगर ओपन सरफेस है तो कोई भी एरिया वेक्टर चूज कर सकते हैं। हमने माना कि इसका एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है, ध्यान से सुनना बच्चों, तो जल्दी बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, एरिया वेक्टर बाहर है, किसी भी पॉइंट पर देखो एंगल कितना बनने वाला है बच्चों? जल्दी जल्दी देख के बताओ, एंगल कितना बनने वाला है इस वाइट वाली रे में और इसमें? 90 डिग्री। तो थीटा बनेगा 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री बना तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों? फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया E cos 90। E cos 90 बोले तो फ्लक्स 0 हो गया। अब बच्चों ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, देखिए ये पॉइंट अब इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अब जो आगे के केसेस पढ़ने ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब हमें एक चीज याद रखना बस, कि किसी भी सरफेस पे अगर मैं चार्ज रख दूं और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ग्रेज करते हुए जाए, तो देखिए ये मेरे हाथों को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये चौक को मान लो एरिया वेक्टर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री रहेगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा बेटा? 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेज करते हुए जा रही है सरफेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are grazing the surface। तो फ्लक्स कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। अब सर बात ये करते हैं, ये जो स्क्वायर प्लेट है ना बच्चों, जो हमारी ट्यूब बनती है, ट्यूब भी तो इन्हीं स्क्वायर प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होती है सर। अब देखो एक छोटा सा रीजन देखो, मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, ठीक है सर। साइड लेंथ ए मान ली, ये भी ए, और बोला गया क्वेश्चन में इसके सेंटर से, यानी कि ये फेस डायगोनल है बच्चों, फेस डायगोनल से a/2, फेस डायगोनल से a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ। बोला गया इसमें से फ्लक्स बताओ। अब फ्लक्स निकलेगा क्या? हाँ सर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, तो कुछ लाइंस ऐसे निकलते हुए जाएंगी बच्चों। अब समझना, ये सरफेस है, ऐसे रखा हुआ है सरफेस और इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलते हुए जाएंगी। याद करो सुई धागे वाले एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में सरफेस की ओरिएंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें ऐसे रखा हुआ है और चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पार होते हुए जाएंगी, सुई धागे वाले एग्जांपल। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलते हुए जाएंगी, तो इसमें तो फ्लक्स 0। आइए अब इसमें तो फ्लक्स होगा ना, बिल्कुल होगा सर। अब बात करें वो फ्लक्स कैसे निकालें। देखो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या कहता है बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कहता है सर कि क्या मैं इसको
इस चार्ज को ऐसे स्क्वायर प्लेट्स लगाकर बंद कर सकता हूं क्या? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखो डेटा कैसे गिवन है। ये एक स्क्वायर प्लेट है, साइड ए है और ये दूरी ए पे रखा हुआ है, a/2 पर रखा हुआ है। तो क्यों ना मैं ऐसी कितनी प्लेट्स लूं कि ये क्लोज्ड सरफेस बन जाए। तो मुझे ऐसी 6 प्लेट्स लेनी पड़ेगी। ध्यान से देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा, ये जो नीचे वाला बेस है ना, नीचे वाला बेस, ये वाली ये प्लेट है और यहां से ये वाली दूरी a/2 है, ये दूरी a/2। तो बेसिकली एक सरफेस 2 3 4 5 6। तो अगर मैं 6 स्क्वायर प्लेट्स ले लूं, 6 स्क्वायर प्लेट्स ले लूं तो मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा बच्चों। ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस बन गया। अब क्लोज्ड सरफेस के जो चार्ज है वो कहां पर आ गए बच्चों? सेंटर पर। कहां पर आ गए बच्चों? सेंटर पर। तो इस पूरे 6 फेसिस के कारण कितना फ्लक्स? तो हमने बोला 6 फेसिस के कारण फ्लक्स। तो अभी भी देखो पूरी क्लोज्ड सरफेस है बच्चों। Q इन जो चार्ज अंदर है उसको देखो बस, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो 6 फेसिस के कारण है, बट हमसे तो पूछा गया इस फेस के कारण बताओ। तो सिमेट्री क्या कहती है? 6 फेसिस के, जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, ध्यान रखना सेंटर पे रखा है तो इक्वली फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी सभी फेसिस के कारण एनर्जी। तो इसके कारण इसमें से एनर्जी कितनी जाएगी? तो वन फेस में से जो एनर्जी जाएगी वो 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट जाने वाली है। जल्दी बताओ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कि अगर हम किसी भी कॉर्नर पे रखें तो लाइन ग्रेस करते हुए जाएगी तो फ्लक्स 0। सरफेस के ऊपर रखें तो हमें दिमाग लगाना है कि क्या हम इसको क्लोज बना सकते हैं? यस बना सकते। तो फिर ये चेक करना है कि क्या ये चार्ज सिमेट्री पे रखा हुआ है क्या? अगर सिमेट्री पे रखा हुआ है तो बराबर एनर्जी जाने वाली है। अगर सिमेट्री पे नहीं रखा होता तो फिर अलग कॉन्फिगरेशन देखेंगे भी लगती है। चलिए जल्दी बताइए मुझे ये चीज समझ में आई? अब याद करो बच्चों, अगर मैं इसी एक क्यूब को, ध्यान से सुनना बिल्कुल आराम से, मैंने इसी क्यूब में, ये वही क्यूब है मेरे पास, जो चार्ज पहले इसके सेंटर पे रखा था ना बच्चों, अब यहाँ पे रख दिया, अंदर ही है, बस कॉर्नर के साथ टच कर दिया। अब मैं इसका नेमिंग कर दूं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ इस पूरी क्यूब के कारण फ्लक्स कितना? सर चार्ज अभी भी अंदर ही है, चार्ज अभी भी अंदर है सर, तो अभी भी फ्लक्स तो यही होगा सर, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों एक चीज ध्यान से सुनना आपके बस, ये चार्ज किन तीन सरफेसेस के साथ टच में है? टच में देखो, एक तो ये वाला फेस 1 2 3 4 फ्लक्स थ्रू 1 2 3 4, यानी ये वाले फेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिसके साथ चार्ज टच रखा हुआ है, मतलब सरफेस को छूते हुए रखा हुआ है। एक ये वाला 1 5 6 2 1 5 6 2 1 5 6 2, ये वाला ऊपर वाला, और एक पीछे वाला 1 5 8 4 1 5 8 4। देखो अगर आपको याद है, अभी जस्ट हमने ये वाला टॉपिक किया था, ये वाला पॉइंट पढ़ा है कि चार्ज अगर यहाँ पे रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलते हुए जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर है तो फ्लक्स 0 हुआ बच्चों। ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को भी, क्या इन तीनों सरफेसेस पे, क्या जो लाइंस निकलते हुए जाएंगे बच्चों, क्या वो लाइंस अभी भी ऐसे ही निकलते हुए जाएंगी? जल्दी देखो आराम से, इन तीनों सरफेस पे देखना बस, क्योंकि इन तीनों सरफेस के साथ ये चार्ज कांटेक्ट में है, एसोसिएट है ये चार्ज, यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर, तो इस वाले सरफेस को भी ग्रेस करेगी, इस वाले सरफेस को भी ग्रेस करेगी और इस वाले सरफेस को भी ग्रेस करेगी। यानी याद कर रखना, जिस सरफेस के साथ चार्ज एसोसिएट होता है उसके कारण तो फ्लक्स हमेशा 0 आएगा, इन तीनों के कारण। तो इन तीनों सरफेसेस के कारण तो फ्लक्स 0। कौन तीन सरफेस? वो कोई भी हो सकती है, बस आपको क्या याद रखना है, जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो, कोई भी एक कॉर्नर को पकड़ लो, उसके साथ देखना आप 3 दीवारें एसोसिएट होंगी,
तो उन तीन दीवारों के कारण, तो चार्ज के उन तीन दीवारों के कारण तो फ्लक्स कितना होगा बच्चों? 0। जल्दी देखो, एनालाइज करो। फिर 1 2 3 ये 0। अब देखो ये वाला सरफेस इस चार्ज से कितनी दूरी पर है? a दूरी पर। ये वाला सरफेस इस यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, यहाँ से ये दूरी ये है बच्चों, तो ये भी है। इस वाले चार्ज से ये वाला सरफेस a दूरी पर है, और इस चार्ज से ये वाला सरफेस भी कितनी दूरी पर है? a। यानी बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री चार्जेस, थ्री सरफेसेस, रेस्ट ऑफ द थ्री सरफेसेस कितनी दूरी पर है? a दूरी पर है। कौन कौन सा सरफेस है वो देखो। फ्लक्स थ्रू 4873, 4873, फ्लक्स थ्रू 5687, 5678, 5678, और एक ये सरफेस बना बच्चों 2673, 2673। ध्यान से देखना बच्चों, 2673 यानी इस वाले सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी कितनी दूरी पर है? चार्ज से a दूरी पर। दिस इज a। एक ये वाला सरफेस देखो बच्चों, ये वाला सरफेस भी कितनी दूरी पर है? a दूरी पर है सर। फिर ये वाला लास्ट वाला सरफेस भी कितनी दूरी पर है बच्चों? ये भी a दूरी पर है सर। यानी ये तीनों के तीनों सरफेसेस इक्वली दूरी पर है, सिमेट्री है। तो अगर हमने बोला कि तीन फेसेस के कारण, क्योंकि तीन फेसेस के कारण तो 0 हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ द तीन फेसेस बचे, तो तीन फेसेस के कारण फ्लक्स कितना बच्चों? q/ε0। तो किसी भी एक फेस के कारण कितना होगा बच्चों? 1/3 q/ε0। जल्दी बताओ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इसीलिए मेरे पास में एक चार्ज रोड है बच्चों। अब चार्ज रोड है तो हमें समझ में आ गया भैया, मान लो इनफाइनाइट चार्ज रोड है हमारे पास, इसकी डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। सभी बच्चे अटेंटिवली जवाब देंगे, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब इस चार्ज को हटाओ, बोला गया उस चार्ज रोड को ने ऐसे बॉडी डायगोनली रखा हुआ है, ऐसे बॉडी डायगोनली रख दी है, बॉडी डायगोनली इनफाइनाइट है, बॉडी डायगोनली ऐसे रख दिया उस चार्ज को, मतलब उस वायर को। तो बोला गया बताओ फ्लक्स कितना होगा? फाइंड फ्लक्स टू बी q, फाइंड फ्लक्स। अब हमें तो सिंपल सी बात है भैया, इनफाइनाइट है कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ये चेक करना है कि इस ट्यूब के अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों? चार्ज का फॉर्मूला होता है लैम्डा इनटू एल। लैम्डा इनटू एल, या तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में आंसर आएगा आपके पास। तो ये लेंथ कितनी हुई सर? बॉडी डायगोनल है ना, तो लेंथ हो जाएगी √3 इनटू ए, √3 इनटू ए। तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? लैम्डा इनटू √3 इनटू ए। अब केवल और केवल इतने ही तो वायर, इतनी ही तो ये लेंथ इस वाली ट्यूब के अंदर है, ये सर। तो यही चार्ज q इन बन जाएगा आपके पास। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? q इन बाय एप्सिलॉन, यानी लैम्डा √3 a बाय एप्सिलॉन। जल्दी बताओ बच्चों, आया क्या समझ में? जल्दी हैव अ लुक। अब चलो एक टाइप और पढ़ते हैं बच्चों, क्यूब में ही। देखिए बोला गया क्यूब है, क्यूब विद साइड ए, क्यूब है विद साइड ए। चलिए सर, बोला गया जो चार्ज पहले यहां पे रखा हुआ था ना अंदर, और वो जस्ट बाहर रख दिया चार्ज, जस्ट बाहर। अब बाहर रख दिया तो क्या करे सर? अब बोला गया फाइंड द फ्लक्स टू बी q, फाइंड फ्लक्स थ्रू q। अब बच्चों एक चीज देखना, क्योंकि अभी भी वो 6 फेसेस है, लेकिन अभी भी ये 3 सरफेसेस कौन से जिसके साथ चार्ज एसोसिएट है, भले ही बाहर हो, बट अभी भी ये वाला सरफेस नंबर 1, ये वाला सरफेस नंबर 2 और पीछे वाला सरफेस नंबर 3। इनके कारण तो जल्दी बोलो फ्लक्स अभी भी कितना होगा? 0। तो कौन सा बचेगा? एक ये वाला सरफेस बचेगा, एक ये वाला सरफेस बचेगा, और एक ये वाला बाहर वाले को कहाँ आइडेंटिफाई करो? ये वाला। ये 3 के कारण फ्लक्स होगा। लेकिन सर बात ये है कि ये तो अभी बाहर रखा हुआ है, तो क्या हम क्लोज बना सकते हैं क्या? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों चार्ज, इस पॉइंट पे जहाँ ये मेरी उंगली है,
अब हमें इसको बंद करना है, तो एक क्यूब सिमेट्री क्यूब लेके आओ, एक क्यूब यहाँ पे लेके आ गए, एक क्यूब यहाँ पे लेके आ गए, एक क्यूब यहाँ पर, तो 4 तो ये क्यूब रखी हम लोगों ने बेस पे, बट 4 तो अभी भी क्लोज नहीं हुआ। एक इसके ऊपर रखो 5, एक यहाँ पे रखो 6, एक यहाँ पे रखो 7, एक यहाँ पे रखो 8। क्या एक बड़ी क्यूब बन गई? यस सर। बड़ी क्यूब में कितनी क्यूब लगी? 8 क्यूब्स। तो देखो 8 क्यूब्स के कारण, 8 क्यूब्स के कारण ये अंदर आ गया बच्चों। अब उस बड़ी वाली क्यूब के अंदर आ गया है ये चार्ज, बड़ी वाली क्यूब के अंदर आ गया ये चार्ज। तो बड़ी वाली क्यूब में कितनी क्यूब्स है? ऐसी 8 क्यूब है, 7 को इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने। तो 8 क्यूब्स के कारण क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब के कारण कितना आया बच्चों? 1 के कारण आया सर क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अभी फिर वही क्वेश्चन है बच्चों, ये तो क्यूब के कारण आया है, लेकिन मेरे तो ये 3 फेसेस ही कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। 3 के कारण तो 0 है, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, तो फ्लक्स तो 0 है। तो बचेगा कौन बच्चों? एक ये वाला बचेगा, एक ये वाला बचेगा और एक ये सामने वाला बचेगा। सिमेट्री पे रखा हुआ है। हाँ जी सर, यहाँ से देखो ये चार्ज ये सरफेस से भी ये दूरी पर रखा हुआ है, ये इस सरफेस से भी ये दूरी पर रखा हुआ है, और इस सरफेस से भी ये दूरी पर रखा हुआ है। तो बिल्कुल सिमेट्री पे रखा हुआ है सर। तो 3 फेसेस के कारण कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों? Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस के कारण कितना हो जाएगा बच्चों? 1 by 24 Q by एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों, ये आंसर आप लोगों को ना डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछ ही जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे कि एक क्यूब है, क्यूब, ठीक है, जैसे ये क्यूब की ना हमारे पास, हमने इसके अंदर रख दिया, सेंटर पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया, बाहर रख दिया। अब बोला गया कि ए इस फेस के फेस डायगोनल पे चार्ज रखा है, फेस डायगोनल पे यहाँ पर चार्ज रखा है। आप बोलो क्या करें? जल्दी बताओ कितनी क्यूब चाहिए कि ये क्लोज हो जाए? यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, जल्दी सोचो कितनी क्यूब चाहिए कि ये बंद क्लोज सरफेस हो जाए? इतने भी ऑफ इनिशियल बट क्लोज होना चाहिए, सिमेट्री का यूज करना चाहिए। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अभी हमें यूज करनी है एक ही क्यूब बस। सिंपल सी बात बताओ, एक क्यूब का यूज करना पड़ेगा भैया, भाई क्लोज ही तो करना है ना सर। यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, देखो यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, तो यहाँ पे रखा हुआ है तो एक क्यूब और ले लो ऐसी। क्यूब बनाओ बच्चों, एक अच्छी सी क्यूब बनाते हैं, बिल्कुल ऐसी क्यूब बनानी है हमें। तो क्या करें, ठीक है, ये बन गई। अब बन गया ना एक सरफेस, क्लोज सरफेस हो गया हमारे पास एक। अगर ये क्लोज सरफेस हो गया तो अब देखो ये चार्ज कहां पर आ गया? इस वाली जो भी ये क्यूबॉइड बना, इस क्यूबॉइड के सेंटर पे आ गया, बस ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया बच्चों? टोटल फ्लक्स आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज के कारण, एक क्यूब के कारण। तो 1 क्यूब के कारण कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ क्या आप लोग ये चीजें समझ पाए? बट मेरा मेन मोटो ये था कि कहीं पर भी रखें हमें तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ना चार्ज को डिस्क्लोज करना, अंदर करना, अंदर से फिर ये चेक करना कि कितनी के कारण फ्लक्स बनेगा, एक के कारण कितना होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दैट्स इट। जल्दी बताइए, समझ में आया? देखिए, हालांकि ये जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं बच्चों, ये एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, सॉलिड एंगल से बहुत इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। बट अभी समझो, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q, दिस इज Q चार्ज, स्मॉल मान लेते हैं, स्मॉल Q चार्ज। इसके यहाँ से a दूरी पर, यहाँ से a दूरी पर एक डिस्क रखी हुई है बच्चों। नाउ दिस इज अ डिस्क, ये डिस्क रखी हुई है। दिस इज अ डिस्क ऑफ रेडियस a, ऑफ रेडियस r मान लो। बोला गया फाइंड
find flux through disk. अब बच्चों आप लोगों को ना थोड़ा सा प्रिसाइज रहना है यहाँ पर। देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। भैया ये चार्ज ना, तो ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, पक्का निकालेगा सर। देखो ऐसे निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर मैं इस डिस्क, अब ये डिस्क ना ऐसे रखी हुई है, ऐसे जैसे ये मेरा हाथ है, डिस्क मान लो इसको, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है ऐसे सामने, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो देखिए इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करें तो फ्लक्स कैसे निकालूं? तो मेरे पास एक इंटीग्रेशन ही बचता है बच्चों, एक इंटीग्रेशन ही बचता है। दूसरी चीज है ओपन सरफेस है, यस सर। तो अब हम क्या करें, सिंपल सी बात है, स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे। तो डिस्क में स्मॉल एलिमेंट कैसे चूज करते हैं बच्चों? डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स, डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स। तो सेंटर से क्या करो, मैंने सेंटर से r दूरी पर जाकर एक dr की रिंग ले ली बच्चों, रिंग। देखना ध्यान से, सुनना आराम से। एक सेंटर से r दूरी पर जाकर एक dr की रिंग ले ली बच्चों, ये वाली रिंग। इस रिंग का रेडियस कितना है बच्चों, स्मॉल r, और रिंग की थिकनेस कितनी है बच्चों, dr। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है बच्चों a दूरी पर, ये चार्ज है q, दिस इज a। अब देखो जो ये रिंग मानी है ना, रिंग ऐसे है ना, अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज कराऊं आपको, ये हमने रिंग मान दी, दिस इज रिंग, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ से हर एक पॉइंट की दूरी सेम रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यानी यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी मेरे पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिंग का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, रिंग का एरिया वेक्टर, रिंग का एरिया वेक्टर बताओ, जल्दी बताओ भाई। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसका सरफेस ऐसे रखी हुई है, तो परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, तो दिस इज एरिया वेक्टर DA, एंड दिस इज एंगल बिटवीन E and D। तो इफ दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा बच्चों, ध्यान रखना, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो इस पॉइंट पर छोटा सा फ्लक्स कितना होगा, तो d फाई कितना हो गया बच्चों, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, दिस इज a, दिस इज r, ये मैंने x मान लिया। तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो बच्चों, KQ by x square, KQ by x square, x की वैल्यू को बाद में रख देंगे। तो पुट करो यहाँ पर d फाई कितना आ गया बच्चों, d फाई इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ, आप देखिए ये थीटा एंगल है बच्चों, तो इंटीग्रल ऑफ KQ by x square into dA into cos of theta। नाउ dA किसका है, dA बच्चों ये रिंग का है, ये वाली रिंग जो ये शेडेड रिंग है, इसका रिंग का dA कैसे निकालते हैं? तो रिंग को अगर मैं लंबा कर दूं काट के, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी बच्चों 2 पाई r और मोटाई हो जाएगी dr, तो 2 पाई r into dr यहाँ पे रखो बच्चों। तो d फाई का फॉर्मूला देखो क्या है बच्चों, KQ बाहर लेके आ जाओ, x स्क्वायर भी बाहर लेके आ जाओ, इंटीग्रल ऑफ dA, dA की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 पाई r dr into cos थीटा। ध्यान से देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल में से cos थीटा की वैल्यू कितनी निकालो, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी a by x। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलो ये सारी वैल्यूज यहां पे रखते हैं बच्चों। तो देखिए d फाई की वैल्यू कितनी आ गई, d फाई की वैल्यू आ गई KQ। अब जो कि हमें समझ में आ गया x भी r का फंक्शन है, तो इसको भी अंदर लेके जाओ, KQ को बाहर लेके आ जाओ बच्चों, बस KQ a भी बाहर आ जाएगा। तो 2 पाई r dr
2 पाई r dr और नीचे बनेगा x क्यूब, तो 2 पाई, इसको हटा देते हैं, 2 पाई r dr डिवाइडेड बाय x क्यूब इंटीग्रेशन। अब dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां, देखो r का इंटीग्रेशन, r की वैल्यू यहां से लेके आओ 0 से लेके कैपिटल R, तो r की वैल्यू कहां से कहां बच्चों, 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R। चलिए अब बस x की वैल्यू को यहां पे रख दो, x की वैल्यू क्या है, a² + r² की पावर 1/2, इसकी पावर 3 है, तो हमारे पास d फाई का फॉर्मूला देखो क्या है बच्चों, k, अब k की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into a into 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ r dr डिवाइडेड बाय r² + a² की पावर 3/2, और लिमिट कहां से कहां बच्चों, 0 से r, लिमिट 0 से r। देखो 2 पाई विल कैंसिल आउट, तो जो ये फॉर्मूला क्या बना बच्चों, d phi दिस इज इक्वल टू qa by 2 epsilon naught इंटीग्रल ऑफ r dr डिवाइडेड बाय r² + a² की पावर 3/2, 0 से r। अब ये इंटीग्रेशन मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था, क्या करते थे बच्चों इसमें, जल्दी बोलो, r² + a² को क्या कर लो, पुट r² + a² को t² रख दो, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट करो बच्चों, जो कि a तो ये कांस्टेंट दूरी पर है, तो a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2r dr दिस इज इक्वल टू 2t dt, 2 विल कैंसिल आउट, तो अब यहाँ पे पुट करो बच्चों, d फाई की वैल्यू देखो, d फाई की वैल्यू कितनी आ गई, q into a by 2 epsilon naught r dr की वैल्यू क्या रख सकता हूँ बच्चों, t dt डिवाइडेड बाय r² + a² को t², देखो t² की पावर 3/2, तो 2 विल कैंसिल आउट, t की पावर 3। अब लिमिट भी हमें t की रखनी है बच्चों, तो पुट करो, जब स्मॉल r की वैल्यू 0 है, स्मॉल r की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू 1। जब स्मॉल r की वैल्यू r कैपिटल R है, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R है, तो t की वैल्यू √ ऑफ कैपिटल R² √ a²। जल्दी बताओ बच्चों ये समझ में आया क्या? तो जब ये यहाँ पर सब चीजें आ गई बच्चों हमारे पास, तो अब इसमें इंटीग्रेट करो, तो d फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 5 दिस इज इक्वल टू qa by 2 epsilon। अब देखिए ये t विल कैंसिल आउट, तो ये 2 बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt by t की पावर 2, और लिमिट कहां से कहां है बच्चों, a से लेके √ ऑफ r² + a²। अब जल्दी बताइए इसका इंटीग्रेशन तो शायद आप लोगों को आता है, पावर इंटीग्रेशन x की पावर -m dx, तो क्या कर देते बच्चों, माइनस पावर में एक ऐड करो, उसी पावर से डिवाइड करो, रखो यहाँ पर, तो q into a by 2 epsilon naught इंटीग्रेशन देखो बच्चों, t की पावर -2 पर चली गई, t की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, लिमिट a से लेके √ ऑफ r² + a²। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखिए -2 + 1 -1 बाहर आ गए बच्चों, -qa by 2 epsilon naught, -2 + 1 1/t आ गया बच्चों, a √ ऑफ r² + a², ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ, अब अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें, तो अब क्या करो, लिमिट पुट करते हैं, तो -qa by 2 epsilon naught, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/√r² + a² माइनस 1/a, माइनस है इनको अंदर लेके चले जाओ, a से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, माइनस को अंदर लेके चले जाओ, a से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर देखो क्या है, 2 epsilon naught, वो पावर आगे आ जाएगी 1/a डिवाइडेड बाय a, तो 1a डिवाइडेड बाय a माइनस a डिवाइडेड बाय √ ऑफ r² + a²। तो आंसर क्या है बच्चों, q/2 epsilon naught 1 - a by √ ऑफ r² + a²।
बच्चों परेशान मत होना, ये वैसे आप लोगों को जो कि ये मेथड आपको कराया गया है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया इंटीग्रेशन। बाकी इसका एक लाइन सॉल्यूशन है बाय यूजिंग सॉलिड एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल से हम एक लाइन में इसका आंसर लेके आ जाएंगे, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। अब बच्चों सुनो, आपको क्या करना है, आज मैं ना आपको एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें हम लोगों ने अभी कल की वीडियो में गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे अपन लोग। गॉसियन सरफेस क्या होते हैं, कैसे चूज करने चाहिए, तो वो वीडियो आज ना आप जरूर देखना। 15 से 16 मिनट की वीडियो, बट आपको फील आ जाएगी कि रियलिटी में गॉसियन सरफेस कैसे चूज करते हैं। दैट्स इट। चलिए बच्चों, आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।